सो हेलो गाइस और क्रैक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मई मंथ के दूसरे वाले वीक का पहला वाला पार्ट हम कवर करेंगे। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करूं उससे पहले बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मैंने अपलोड करवा दिया है। तो वीडियो देखने के बाद उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए अभी शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि आरबीएल बैंक के सीआरओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा दीपक कुमार को। सीआरओ मतलब चीफ रिस्क ऑफिसर, मुख्य जोखिम अधिकारी। तो नाम याद रखना है दीपक कुमार। बाकी आपने पढ़ा होगा नीरज धवन के बारे में। ये यस बैंक के सीआरओ बने थे, चीफ रिस्क ऑफिसर बने थे। और यस बैंक से एक और अपॉइंटमेंट हुआ था अभी, एमडी बने थे इसके। कौन? प्रशांत कुमार। बाकी नीरज व्यास की बात करेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के इंटरिम एमडी बने थे। और एन कामाकोदी ये सिटी यूनियन बैंक के एमडी बने थे, मतलब रीअपॉइंट हुआ था इनका, तो पुनः नियुक्त हुए थे ये। आरबीएल बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी हैं विश्वेश्वर आहूजा। फिर है इरेडा के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा पीके दास को। अब ये इरेडा की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। अच्छा देखो, ये इरेडा है, आप इसको इरडाई से कंफ्यूज मत कर देना। इरडाई मतलब IRDAI वाला, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो बीमा कंपनियों को रेगुलेट करती है। और इरेडा क्या काम करता है? ये ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के नए और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने में मदद करता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को एस्टेब्लिश करने में मदद करता है। बाकी सुरेश एन पटेल की बात करेंगे, ये अभी हमारे सतर्कता आयुक्त, विजिलेंस कमिश्नर बने थे। संजय कोठारी चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने थे, मुख्य सतर्कता आयुक्त। और कपिल देव त्रिपाठी, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव बने थे। फिर अभी ब्राजील में भारत के नए राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर होगा सुरेश के रेड्डी को। तो सुरेश के रेड्डी ये ब्राजील में भारत के नए एम्बेसडर बन गए हैं। बाकी जो जयदीप मजूमदार हैं, ये ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत बने हैं। नम्रता एस कुमार ये स्लोवेनिया में भारत की राजदूत बनी है। और दीपक मित्तल ये कतर में भारतीय राजदूत बने थे। ये 4 नए अपॉइंटमेंट है, इनको याद रखना। अच्छा, इसके अलावा एक और था, पीयूष श्रीवास्तव का अपॉइंटमेंट, बहरीन में भारतीय राजदूत बने थे। तो टोटल 5 हो गए। ब्राजील की अगर बात कर लेंगे तो कैपिटल इसकी ब्राजीलिया है, करेंसी है ब्राजीलियन रियल और प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सनारो। अभी आपको याद होगा हमारे रिपब्लिक डे पे गेस्ट थे ये। ब्राजील के बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दूं, ये एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जिसमें से 2 रेखाएं निकलती है, यानी कि भूमध्य रेखा जिसे इक्वेटर बोलते हैं और मकर रेखा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। और जो आपके 7 वंडर्स है उसमें से एक यहीं पर है ब्राजील में, जिसे कहते हैं क्रिस्ट ऑफ रेडिमर। इसके अलावा आप याद रख लो कि यूनेस्को ने ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 2020 के रूप में चुना है। फिर अभी मिड डे मील राशन की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। मिड डे मील आप लोगों को पता है, ये स्कूल में बच्चों को दिया जाता है दोपहर का नाश्ता। लेकिन अभी आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, सारे स्कूल वगैरह सब बंद है। तो अब जो स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड हैं, जो पंजीकृत हैं, उनके घर में ये मिड डे मील राशन पहुंचाया जाएगा। और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। और इस तरह से घर घर यानी कि डोर टू डोर ये मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, कैपिटल इसकी भोपाल है। याद रखना भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपका भोपाल में ही खुला है। मुख्यमंत्री अभी फिर से बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। इसके अलावा आप याद रख सकते हो कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की थी। रेडियो स्कूल भी इसी ने शुरू किया था और नमस्ते ओरछा महोत्सव भी यहीं पे मनाया गया था। उसके अलावा याद रख लो आप, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है, पूछा जाता है एग्जाम में, मध्य प्रदेश में है। देश का पहला और दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम ये कहाँ पे खुलेगा? ये आपका इंदौर में खुलेगा। और इंदौर से क्या याद आता है? कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए ड्रोन की सहायता से शहर को सैनिटाइज करने वाला ये पहला शहर बना था। उसके अलावा मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क ये भी आपके मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के देवास में। और उसी तरह से देश का पहला हीरा संग्रहालय ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में बना है। देश का पहला मकड़ालय अरकनेरियम ये आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर में बना है। और अभी इसके नए मुख्य सचिव बने थे कौन? इकबाल सिंह। फिर है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नाम की बुक को अभी रिलीज किया गया है। आपको बताना है इसके लेखक कौन है। तो आंसर होगा कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी, यानी कि ये दोनों के दोनों। तो ये बुक वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजयंत थापर की बायोग्राफी है, जो 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। और इस बुक को उनके पिता कर्नल वीएन थापर और उनकी बेटी नेहा द्विवेदी ने लिखा है। फिर अभी संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी
क्या अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा अधीर रंजन चौधरी को। तो ये लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, और अभी इन्हें जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फिर से अध्यक्ष बना दिया है। अच्छा, इस समिति का काम क्या होता है? तो भारत सरकार के मतलब जो भी सरकारी खर्चे होते हैं उनके खातों की जांच करना इसका काम होता है, और इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल से चुना जाता है। वैसे इस समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से, और इन सबको 1 साल के लिए निर्वाचित किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और अपॉइंटमेंट मैंने आपको बताया था डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में कि जो DPS नेगी हैं, क्या नाम है? DPS नेगी श्रम व रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने थे, और श्रम व रोजगार मंत्री कौन है हमारे? संतोष गंगवार। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में, DPS नेगी का नाम क्या नाम है? DPS नेगी। ये भी अभी नया अपॉइंटमेंट है, श्रम व रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो यानी कि लेबर ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने हैं ये। अच्छा, हमारे श्रम व रोजगार मंत्री कौन है? संतोष गंगवार हैं। बाकी श्रीकांत माधव वैद की बात करेंगे, अभी इंडियन ऑयल कंपनी के ये चेयरमैन बने थे। राहुल देव की बात करेंगे, पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना, आएगा ये प्रश्न एग्जाम में आपके। फिर राजीव कुमार, ये लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने थे। फिर है अभी किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया? तो आंसर होगा नीति आयोग ने। तो अभी नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर के ये सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? कोविड-19 महामारी के दौरान जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनकी देखभाल सुनिश्चित करना और उन्हें स्वस्थ और जीवन शैली के बारे में जागरूक करना। देखो, नीति आयोग की अगर बात करेंगे तो पहले फुल फॉर्म याद रख लो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री जो हैं अभी नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष इसके राजीव कुमार है, और इसके CEO का नाम है अमिताभ कांत। इन्हें 1 साल का एक्सटेंशन मिला हुआ है। फिर है अभी पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले PPE किट के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा IIT दिल्ली के साथ। मतलब सरकारी अस्पतालों में जो PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जो सप्लाई किए जाते हैं उन्हें किफायती, टिकाऊ और रीयूजेबल यानी कि दोबारा से आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के PPE यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण बनाने के लिए इसने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। अच्छा, अभी वैसे पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस न्यूज में था क्योंकि इसके इंटरिम MD CEO बने थे कौन? नीरज व्यास। और अभी IIT दिल्ली भी न्यूज में था क्योंकि इसने कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से डैशबोर्ड बनाया था। और इसी तरह से IIT दिल्ली से एक और पॉइंट बनता है, आपका एक क्वेश्चन बनता है, अभी इसने रीयूजेबल मास्क भी बनाया था। मतलब आपने मास्क को यूज कर लिया, उसको वापस से वॉश कर सकते हो और उसे वापस से यूज कर सकते हो। इसके अलावा IIT से रिलेटेड कुछ और नए क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किफायती वेंटिलेटर बनाने के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता किया। और उसी तरह से IIT के पूर्व छात्रों की परिषद ने मुंबई में एक कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की जो सस्ती और तेजी से परीक्षण करने के लिए बनाई गई है। फिर है इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा मुस्तफा अल कदीमी, और ये अब इराक के नए यानी कि 6ठे नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। एक्चुअली अभी तक जो इराक के प्रधानमंत्री थे आदिल अब्दुल मेहदी, उन्होंने पिछले साल ही इस्तीफा दे दिया था। बाकी मोहम्मदो डाइगन की बात करेंगे, अभी वर्ल्ड बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में इनको नियुक्त किया था। मोहिउद्दीन यासीन की बात करेंगे, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने थे कुछ समय पहले। और जुजाना केपुटोवा ये स्लोवाकिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। इराक की कैपिटल बगदाद है, करेंसी है इराकी दिनार, और प्रेसिडेंट है बराम सलीह। फिर अभी विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 मई को। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये डेट हर साल कोई जरूरी नहीं है फिक्स हो। एक्चुअली IAAF जिसे अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है, वही डेट डिसाइड करता है। और इस साल भी 7 मई को मनाया जा रहा है ये विश्व एथलेटिक्स दिवस। वैसे ज्यादातर मई के महीने में ही मनाया जाता है। तो लोगों को खेलों के बारे में जागरूक करने के लिए और युवाओं को खेल के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए इसे मनाया जाता है। बाकी वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1912 में हुई। हेडक्वार्टर इसका मोनाको में है और इसके अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोई। अच्छा, ये तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है। एक नेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है, वो हम मनाते हैं 29 अगस्त को, महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं 6 अप्रैल को।
फिर है अभी सुर्खियों में रही तोमान, ये किस देश की नई प्रस्तावित मुद्रा है, करेंसी है? तो आंसर होगा ईरान की। तो मैंने आपको बताया था ईरान ने अपनी मुद्रा यानी कि करेंसी को बदलने का फैसला लिया है। अभी तक जो इसकी करेंसी थी वो रही ईरानी रियाल, जिसे अब बदल करके तोमान कर दिया जाएगा। और इनमें एक रिलेशन भी बताया गया था, 1000 ईरानी रियाल के बराबर होगा एक तोमान। अच्छा, बदल क्यों रहा है? तो अमेरिका ने ईरान पे काफी प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिससे उसकी वैल्यू में बहुत गिरावट आई है। तो अभी ईरान की संसद ने इस संबंध में जो विधेयक पेश किया गया था उसे मंजूरी दे दी है, और अब सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान को करेंसी में बदलाव करने के लिए 2 साल का वक्त दिया जाएगा। अच्छा, करेंसी से एक क्वेश्चन मैंने आपको कुछ समय पहले भी बताया था कि 8 अफ्रीकी देशों ने भी अपनी करेंसी CFA फ्रैंक से बदल करके एको कर ली है। और कौन कौन से 8 अफ्रीकी देश? माली, नाइजर, सेनेगल, बेनिन, टोगो, बुर्किना फासो, गिनी बिसाऊ और आइवरी कोस्टा। तो ये भी आप ध्यान रखना। बाकी ईरान की अगर बात कर लेते हैं तो ईरान की कैपिटल तेहरान है, प्रेसिडेंट है हसन रूहानी, और एक हसन दियाब नाम याद रखो, लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने इसी साल। और ईरान के भी नए कमांडर कौन बने थे? इस्माइल कानी बने थे। उसके अलावा ईरान से आप क्या याद रख सकते हो? हाँ, अभी जो एक सैन्य सैटेलाइट है जिसका नाम है नूर, उसको सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया था ईरान ने। और ईरान के एक चेस प्लेयर हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं, एलिरजा फिरोज। इनका नाम भी अभी न्यूज में था क्योंकि इन्होंने नॉर्वे के जो वर्ल्ड चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, उनको हरा करके बंटर ब्लिट्ज कप जीत लिया था। ये ऑनलाइन खेला जाता है। अच्छा गाइस, देखिए आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो केवल वीकली वाला वीडियोस ही देखते होंगे, डेली करंट अफेयर्स का आप लोग नहीं देखते हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अपने चैनल का नाम अब चेंज हो चुका है। अब इसका नाम हो गया है क्रेक एग्जाम। चाहे अपनी एप्लीकेशन जहां पे आप क्विज लगाते हो वहां पे भी नाम क्रेक एग्जाम हो गया है, और अगर आप खबरी एप्लीकेशन पे इनका ऑडियो रिविजन सुनते हो तो वहां पर भी क्रेक एग्जाम हो गया है। और इसका लोगो भी आप देख रहे होंगे, ये चेंज हो चुका है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो बाद में, जिनको नहीं पता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आप लोगों से भी, देखिए नाम चेंज होने से काफी नुकसान है हमें, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को बताया है या खुद भी जानते हैं, वो क्रेक जी के ट्रिक्स को ही सर्च करते रहेंगे, और नाम चेंज होने की वजह से उन्हें लगेगा ये तो नया चैनल है। और यूट्यूब भी ऐसे ही करता है, नाम चेंज हो जाता है तो फिर उसे नए चैनल की तरह कंसीडर करता है। मतलब उसकी एल्गोरिदम होती है, एक मशीनरी सिस्टम है वो, तो वो हमें नए चैनल की तरह ट्रीट करता है, सर्चिंग में नहीं देता है। तो प्लीज आप लोग इन वीडियोस को शेयर जरूर करें। इस वक्त मुझे आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो फिर मुझे वापस से वो पुराना सफर, पूरा समय तय करना पड़ेगा। साल 6 महीने फिर से पीछे हो जाएंगे। जो स्टूडेंट डेली करंट अफेयर्स देखते हैं उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की, और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वीकली करंट अफेयर्स वाले जो देखते हैं उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। तो कम से कम अपने एक स्टडी ग्रुप में या अपने एक दोस्त को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर ज्यादा शेयर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो करें, और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया है? तो आंसर होगा दिया मिर्जा। भारतीय एक्ट्रेस हैं ये दिया मिर्जा, और इन्हीं को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा भारत में अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया था, जिनका कार्यकाल इस साल खत्म होने वाला था, पर अब उनका कार्यकाल, उनका टाइम पीरियड 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अच्छा, गुडविल एम्बेसडर से कुछ और पॉइंट मैं आपको याद कराता हूँ। जैसे विश्वनाथ आनंद वर्ल्ड वाइड फंड ने भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का इनको राजदूत बनाया था। और सौरव गांगुली जो BCCI के भी नए अध्यक्ष हैं, इन्हें टोक्यो ओलंपिक में भारत का सद्भावना राजदूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर बनाया गया था। तो ये नाम भी आपको याद होने चाहिए। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। अच्छा, केन्या से आपको कुछ याद आता है? एक एथलीट का नाम आपको याद आता होगा, एलियूड किपचोगे। और एलियूड किपचोगे का नाम क्यों न्यूज में था? क्योंकि वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इनको पुरुषों में, वहीं महिलाओं में मिला था दलीला मोहम्मद को, जो कि USA से हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इंगर एंडरसन है। फिर अभी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 मई को। तो ये जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, ये स्वयं सेवकों यानी कि वॉलंटियर्स के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने जरूरत के समय लोगों की मदद में अद्वितीय योगदान दिया हो। अच्छा, इसे 8 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 8 मई 1828 को हेनरी डुनेंट का जन्म हुआ था, और ये वो है जिन्होंने 1863 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी की स्थापना की थी, और इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो याद रखना, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं पीटर मॉरेर। वैसे 8 मई को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया हमने, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। ये थैलेसीमिया क्या होता है? रक्त संबंधी अनुवांशिक रोग होता है। इसके कारण हीमोग्लोबिन जो होता है आपके ब्लड में, उसकी कमी हो जाती है। और हीमोग्लोबिन क्या काम करती है? ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है, बॉडी को सप्लाई करने का काम करती है ऑक्सीजन को। अब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन भी अच्छे से नहीं जा पाएगी, शरीर में नहीं मिल पाएगी ऑक्सीजन, और इसमें
आरबीसी वगैरह भी नष्ट हो जाते हैं तो शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। तो सिंपल सा याद रख लो, थैलेसीमिया एक तो रक्त संबंधी आनुवंशिक रोग है और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं। फिर है, भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया है? तो आंसर होगा वंदे भारत मिशन। तो अभी भारत सरकार ने विदेशों में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन नाम से एक अभियान शुरू किया है। और इसके अलावा आपको याद होगा भारतीय सेना ने भी मालदीव में फंसे हुए जो भारतीय हैं उनको भारत लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान शुरू किया था। उसमें 2 जहाज भेजे गए थे जिनके नाम आप याद रख लो, एक का नाम था जलश्वा, एक का नाम था मगर। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा एक पोर्टल के बारे में। अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन उड़ाने के लिए जो परमिशन लेनी पड़ती है ना, उस परमिशन लेने की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए गरुड़ नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। गरुड़ का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री कौन है? हमारे हरदीप सिंह पुरी हैं। फिर अभी किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा चाइना ने। तो ये रॉकेट भविष्य में 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में मदद करेगा। इसके अलावा ये रॉकेट चाइना के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने में भी मदद करेगा। चाइना अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है जिसका नाम है तियांगोंग। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी चाइना ने अपने पहले मार्स एक्सप्लोरेशन यानी कि मंगल अन्वेषण मिशन का नया नाम रखा था, जिसे 2020 के अंत में लॉन्च किया जाएगा। क्या नाम रखा था? तियानवेन-1। चाइना की बात करेंगे, इसकी कैपिटल बीजिंग है और बीजिंग में ही आपका शंघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। याद रखना 2022 में जो विंटर ओलंपिक होंगे वो आपके यहीं पे होंगे। उसी तरह से 19वें एशियन गेम्स जो 2022 में होंगे वो भी चाइना में होंगे, चाइना के हांगझाओ में। और जो तीसरे एशियन यूथ गेम्स होंगे 2021 में वो भी चाइना में होंगे, चाइना के शांटाओ में। चाइना की करेंसी रेनमिन भी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अच्छा, करेंसी से याद रखना अभी चाइना ने अपनी एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया था जिसका नाम था DCEP, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। और भारत और चाइना के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? मैक-मोहन रेखा कहते हैं। फिर है, अभी विशाखापत्तनम पॉलीमर प्लांट में गैस रिसाव की घटना हुई थी, गैस लीकेज की घटना हुई थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सी गैस, क्या नाम है उस गैस का? तो आंसर होगा स्टायरीन। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में LG पॉलीमर प्लांट में स्टायरीन गैस लीक हुई जिससे 11 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। ये स्टायरीन एक जहरीली ज्वलनशील गैस है। ज्वलनशील मतलब इन्फ्लेमेबल गैस है और इसे विनाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन या फिनाइल बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला आप याद रख सकते हो क्योंकि ये न्यूज में है, तो यहाँ से आपके अगर साइंस आती है एग्जाम में तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H5CH, डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे। और इस स्टायरीन गैस को प्लास्टिक इंजीनियरिंग उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। और इस गैस लीक वाली बात से आपको भोपाल गैस कांड याद आया होगा, तो वहां से 2 प्रश्न आप याद रख लो जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपको पते भी होने चाहिए कि वो भोपाल गैस कांड एक्सीडेंट कब हुआ था? 1984 में हुआ था, 2 और 3 दिसंबर की रात में। और कौन सी गैस लीक हुई थी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मिथाइल आइसोसाइनेट। अच्छा, LG पॉलीमर प्लांट में यह हादसा हुआ। अभी LG किस देश की कंपनी है? साउथ कोरियन कंपनी है। फिर अभी किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 ईयर से बढ़ा करके 59 ईयर कर दिया? तो आंसर होगा तमिलनाडु सरकार ने। अच्छा, याद रखना इन लोगों ने तो सरकारी कर्मचारियों के आयु को मतलब रिटायरमेंट एज को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसी तरह से आपको याद होगा पंजाब की सरकार ने अपने कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट एज है उसको घटा दिया था, 60 ईयर से 58 ईयर कर दिया था। अब तमिलनाडु की बात है तो कैपिटल इसकी चेन्नई है। चेन्नई में ही चमड़ा अनुसंधान केंद्र है आपका। मुख्यमंत्री हैं एड्डापड्डी के पलानी स्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ पे एक मंदिर भी है। देखो, 2 मंदिर हमेशा याद रखो जो एग्जाम में आते ही आते हैं। एक तो मीनाक्षी मंदिर है जो कि तमिलनाडु में है और एक सबरीमाला मंदिर है जो कि केरल में है। और अभी तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना था? मयिलादुथुराई बना था। याद रखना भारत का पहला संगीत संग्रहालय ये आपका तमिलनाडु में ही बना है। और एक नाम याद रखो, रूपा गुरुनाथ का ये अपॉइंटमेंट है, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये देश के किसी भी राज्य के क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला प्रमुख है, इसीलिए इनका नाम मैं आपको बार बार बताता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मोदी किचन की भी स्थापना की गई थी। और याद रखो तमिलनाडु में जो कोरोमंडल तट पर जो कामराजार पोर्ट है जिसे पहले एन्नोर पोर्ट के नाम से जाना जाता था, ये भी अभी न्यूज में रहा था क्योंकि इसमें सरकार ने अपनी 66.67% हिस्सेदारी को चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को बेच दिया था। फिर अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार देश के किन क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं यानी कि इंटरनेट यूजर्स की संख्या सबसे ज्यादा है? तो आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में।
और ये रिपोर्ट जारी की है IAMAI ने, मतलब इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और इसने डिजिटल इन इंडिया नाम से एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि पहली बार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट यूजर ज्यादा थे। नवंबर 2019 तक का डेटा है। देश में टोटल 504 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर थे, जिनमें से रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में 227 मिलियन है और 205 मिलियन शहरी क्षेत्रों में है। और साथ में इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भले ही इंटरनेट यूजर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हों, लेकिन इंटरनेट पर समय बिताने के मामले में शहरी क्षेत्र सबसे आगे हैं। जबकि बात करेंगे महिला इंटरनेट यूजर में, तो उसमें 21% की वृद्धि देखी गई है, जो कि पुरुषों की तुलना में 9% ज्यादा है। और कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि देश में सभी देशों की अगर कंपैरिजन करें तो इंटरनेट यूजर में सबसे ज्यादा यूजर किस देश में है, तो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे था भारत। फिर अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगा योग योजना शुरू की है, तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देब, उन्होंने मुख्यमंत्री योगा योग योजना शुरू की है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के, उन्हें स्मार्टफोन के लिए त्रिपुरा गवर्नमेंट 5,000 रुपए देगी ताकि वो स्मार्टफोन खरीद सकें। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, गवर्नर हैं रमेश बैस, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देब। और यहाँ से फेस्टिवल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, खर्ची पूजा। ये एक हिंदू फेस्टिवल है जो कि त्रिपुरा में मनाया जाता है। और त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है अकील अब्दुल हमीद कुरैशी। एक नेशनल पार्क यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। लेकिन क्लाउडेड लेपर्ड की बात करेंगे तो ये राजकीय पशु है आपका मेघालय का, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके अलावा त्रिपुरा अभी क्यों न्यूज में था, क्योंकि त्रिपुरा गवर्नमेंट ने नेबरहुड क्लासेस की शुरुआत की थी और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों यानी कि एंटरप्रेन्योर के लिए एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क भी शुरू किया था। तो इन सब कारण से त्रिपुरा भी न्यूज में रहा। फिर है एल्सा कॉप इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए, तो आंसर होगा अजिंक्य रहाणे। एल्सा ये क्या है, ये इंग्लिश सिखाने वाली एक मोबाइल कंपनी है। इसमें आप जो अपना प्रोनाउंसिएशन है उसको बेहतर बनाया जाता है, मतलब लर्न कैसे आप अपना प्रोनाउंसिएशन को अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए है ये एप्लीकेशन। तो अभी इसने क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अजिंक्य रहाणे ये वाइस कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम के। कुछ और नाम मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, ये भी पोकर स्टार्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। शार्दुल ठाकुर टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और ऋषभ पंत JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसी तरह से कुछ और नाम मैं आपको बता दूं, जैसे कि शेफाली वर्मा अभी पेप्सी की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी। प्यूमा ने बनाया था करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर, और सारा अली खान ये JBL जो कि एक ऑडियो डिवाइस बनाती है, हेडफोन ईयरफोन वगैरह, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। अमिताभ बच्चन अभी IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और रोहित शर्मा का नाम भी याद रख लो, अभी क्रिकेट किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ये एक क्रिकेट क्लब है। फिर सभी जिलों के अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश अपने हर जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो अब राज्य में जितने भी जिले हैं, कितने जिले हैं वैसे, टोटल 75 जिले हैं, तो उनमें कोविड-19 के रोगियों को उच्च स्तर की देखभाल मिल सकेगी। फिर किस राज्य की सरकार ने CMAPP एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। CMAPP मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूरमेंट। तो अभी कृषि मूल्य और खरीद की व्यापक निगरानी करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो ये किसानों की कृषि जरूरतों की निगरानी करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो याद रखना किसने लॉन्च किया, आंध्र प्रदेश ने। फिर है अभी किस राज्य की सरकार ने प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा देने के लिए प्रवासी राहत मित्र नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से तैयार किया गया है। इसके अलावा उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग नौकरी सर्च करने के लिए, उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए और उनके कल्याण के लिए योजनाएं तैयार करने में इस एप्लीकेशन की मदद ली जाएगी। फिर हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 में टॉप पे कौन रहे, तो आंसर होगा मुकेश अंबानी। तो टॉप पे तो रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी, और ये भारत के साथ साथ एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सेकंड नंबर पे रहे हैं डी मार्ट के मालिक राधा किशन दमानी। और रिलायंस जियो से आपको क्या क्या याद आता है, अभी फेसबुक ने इसके जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% की हिस्सेदारी को खरीद लिया था। उसके अलावा एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है सिल्वर लेक, उसने भी 1.1% की हिस्सेदारी खरीद ली है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट बताया गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन बायजूस के जो संस्थापक हैं बायजू रविंद्रन, ये सबसे कम उम्र के अरबपति बने हैं। और दुनिया के सबसे अमीर अरबपति तो आप जानते ही हो, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं।
फिर है अभी किस टाइगर रिजर्व में 2019-20 की तुलना में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर के 96 हो गई है? तो आंसर होगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व। सुंदरवन टाइगर रिजर्व में 2019-20 में 88 बाघ थे जो अब बढ़कर के 96 हो गए हैं। और ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और एक रामसर साइट यानी कि आर्द्र भूमि, जिसे आप वेटलैंड बोलते हो अंग्रेजी में, ये वो भी है, वेटलैंड साइट। अच्छा, याद रखना पश्चिम बंगाल में देखो आपके दो ही मुख्य रूप से आपके टाइगर रिजर्व हैं, एक तो बुक्सा टाइगर रिजर्व और एक सुंदरबन। ये दोनों आप याद रखना। और टाइगरों की बात कर लें तो ये IUCN की लिस्ट में लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में शामिल है टाइगर। और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पे पाए जाते हैं? ये आपके मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक और तीसरे नंबर पे ये है उत्तराखंड में। और सुंदरवन की बात करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन फैला हुआ है यहाँ पे। बाकी जो आप सरिस्का टाइगर रिजर्व देख रहे हो ये आपका राजस्थान में है। सत्यमंगलम ये आपका तमिलनाडु में है। और इससे आपको याद भी होगा 2019 में भारत सरकार ने सबसे अच्छा टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया था। और दुधवा टाइगर रिजर्व आपका उत्तर प्रदेश में है। फिर है कौन सा बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी तक ऋण स्थगन यानी कि मॉरेटोरियम देने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, ये ऋण स्थगन यानी कि मॉरेटोरियम का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सा आप समझो, जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने जो पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया है तो हर महीने उनको किस्त चुकानी पड़ती है, इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। लेकिन अभी कोरोना वायरस के कारण सबकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, नकदी की समस्या आ गई है। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने किस्त को बाद में देने को कह दिया है कि अभी मत दो, बाद में दे देना। तो सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक ने ये घोषणा की है और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और पंजाब नेशनल बैंक से आपको कुछ याद आता होगा, अभी 2 बैंकों का इसमें विलय कर दिया गया था। वैसे तो आपको याद होगा टोटल 10 बैंकों का विलय हो गया है 4 बैंकों में। और आपको याद रखने हैं वो 10 बैंक कौन कौन से हैं और किसका किस में विलय हुआ है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, रिविजन वाला वीडियो अगर आप हमारा देखते होंगे तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, आप ध्यान रखना। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय हो गया पंजाब नेशनल बैंक में। और इस तरह से पंजाब नेशनल बैंक SBI के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया भारत का। और सिंडिकेट बैंक का विलय हो गया कैनरा बैंक में। इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया इंडियन बैंक में। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। पंजाब नेशनल बैंक की ही बात करेंगे तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके MD CEO बने थे कौन? SS मल्लिकार्जुन राव। फिर अभी किस राज्य में स्थित चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली बनाई है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है ये चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और इसने ऑटोमेटिक मेडिकल ट्रॉली बनाई है। मतलब इसको चलाने के लिए किसी इंसान को धक्का देने की जरूरत नहीं है इस ट्रॉली को। जैसे अस्पताल में किसी रोगियों तक कोई दवाई पहुंचानी है, खाना पहुंचाना है, तो ये जो ट्रॉली अपने आप जाएगी। ये रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होती है बेसिकली। और इसमें एक कैमरा और एक मोबाइल फोन भी लगाया गया है ताकि जो डॉक्टर है वो मरीज से बात कर सके। पश्चिम बंगाल से तो याद रख लो, देखो इसकी कैपिटल कोलकाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? ये प्रश्न एग्जाम में आता है, हुगली नदी के किनारे। और हुगली नदी के नीचे ही चलेगी भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन। ये पॉइंट भी याद रखो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। इसके अलावा अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। और आपको याद होगा कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि 2018-19 में सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पर है और फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पे है। उसके अलावा जो यहाँ पे कोलकाता बंदरगाह है उसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया है। 2 टाइगर रिजर्व में आपको इंपॉर्टेंट बता ही चुका हूँ पश्चिम बंगाल से, एक तो बुक्सा और एक सुंदरबन। बाकी और भी नेशनल पार्क है यहाँ पे, जैसे कि गोरुमारा नेशनल पार्क है, जल्दापारा नेशनल पार्क है, सिंगालीला नेशनल पार्क है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क है। फिर अभी किस समिति की सिफारिश पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 9304 पदों को खत्म कर दिया? तो आंसर होगा शेकातकर समिति। तो भारतीय सेना में सुधार करने के लिए बनाई गई है ये शेकातकर समिति और इसी की सिफारिश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के 9304 पदों को खत्म कर दिया। अच्छा, रक्षा मंत्री जी से एक पॉइंट आपको बताता हूँ। अभी रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्निफिकेशन के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है। और टाटा से याद आता है कि टाटा स्टील, उसने अभी इंडियन स्टील एसोसिएशन की अध्यक्षता को छोड़ने की घोषणा कर दी है। अच्छा, एक और समिति लिखी हुई है यहाँ पे, सी रंगराजन समिति। ये भी अभी न्यूज में थी। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस के कारण भाई काफी खर्चा हो रहा है, राजकीय कोष में काफी नुकसान हो रहा है, तो उसकी स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जाए, उसकी स्थिति को कैसे सुधारा जाए, तो इसके लिए RBI के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। तो ये भी ध्यान रखना। फिर है कोरोना से लड़ने में हिंद महासागर के द्वीपीय देशों की मदद करने के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो आंसर होगा मिशन सागर। अच्छा, सागर की भी फुल फॉर्म है यहाँ पे, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन।
तो हिंद महासागर में जो स्थित छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, मुख्य रूप से 5 देशों की यहाँ पे बात हुई है, जैसे कि मालदीव, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स, मॉरिशस। तो इन देशों की कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए भारत ने मिशन सागर शुरू किया है। तो इस मदद में क्या होगा, इन्हें चिकित्सा सामग्री दी जाएगी, खाद्य सामग्री दी जाएगी और जरूरत पड़ी तो मेडिकल टीमें भी यहाँ पे भेजी जाएगी। और अभी आपको याद होगा वंदे भारत मिशन, ये भी भारत सरकार ने शुरू किया था विदेशों में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस भारत में लाने के लिए। और समुद्र, ये अभी भारतीय नौसेना ने शुरू किया था मालदीव में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको भारत में लाने के लिए। फिर अभी 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया, तो आंसर होगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। आपको बताइए हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, और इन्हीं को अभी 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अच्छा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हैं। बाकी अधीर रंजन चौधरी की बात करेंगे, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाया गया था इनको। मालिनी शंकर की बात करेंगे, राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का नया प्रमुख बनाया गया था इनको। और कृष्णन रामचंद्रन मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के MD CEO बने थे ये। अच्छा, वित्त मंत्री कौन है? हमारी निर्मला सीतारमन है, कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है। और याद रखना देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री भी है ये। इनसे वैसे पहले इंदिरा गांधी रह चुकी हैं, लेकिन उनके पास अतिरिक्त प्रभार था और वो पूर्णकालिक भी नहीं थी। 1970 और 71 तक रही थी वो बस। और वित्त सचिव बने थे अभी अजय भूषण पांडे। फिर अभी किसने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया, तो आंसर होगा SBI जनरल इंश्योरेंस ने। तो अभी कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए SBI जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस को शुरू किया है। तो इस बीमा पॉलिसी में लोग 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर करवा सकते हैं। बाकी संजीवनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज कराता हूं, जैसे कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के संदिग्ध रोगियों की बिना छुए जांच करने के लिए संजीवनी वाहन को शुरू किया था, याद आया। और अभी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने आयुष संजीवनी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। तो इस तरह से आप लिंक करके चीज़ों को याद रखो, बड़ा आसान हो जाएगा चीज़ों को याद रख पाना। बाकी ICICI लोम्बार्ड की बात करेंगे, अभी फ्लिपकार्ट के साथ एक किसने बीमा पॉलिसी शुरू की थी कोविड-19 को कवर करने के लिए। और उसके अलावा भारत पे के साथ भी इसने बीमा पॉलिसी शुरू की थी, इसमें दुकानदारों को कवर करने के लिए शुरू की थी ये बीमा पॉलिसी। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे तो एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर के कोविड-19 बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया था इन्होंने। और बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे तो फोन पे के साथ मिलकर के बीमा पॉलिसी को शुरू किया था, जिसका नाम रखा था कोरोना केयर। SBI जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD CEO है पूषण महापात्रा। तो गाइज ये लीजिए, मई वाले महीने के दूसरे वाले हफ्ते का पहला वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। लगभग इसमें हमने 36 क्वेश्चन कवर किए हैं। दूसरा वाला पार्ट भी आपको जल्द मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप ये कोशिश कर लें कि इन सभी क्वेश्चंस का आप क्विज लगा करके इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर डालें, ताकि दूसरा वाला पार्ट आप जब करें तो ऐसा ना हो पहले वाले पार्ट के क्वेश्चन हम भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते जाना है लेकिन पीछे वालों को भी साथ लेकर के चलना है। नहीं तो कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट्स के साथ आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं। तो ऐसे पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। कम पढ़ लो लेकिन अच्छा पढ़ो। और प्लीज़ वीडियोस को शेयर ज़रूर कर देना। कम से कम आप लोग अपने एक स्टडी ग्रुप में या एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें। थैंक यू।